Hello students, welcome back to your own channel. So in this video, we will discuss 50 MCQs on revolution and rotation of earth. Here the first question is, what cause day and night on earth? अर्थ के ऊपर दिन और रात होने के पीछे क्या रीज़न है? सो द रीज़न इज़ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेट करती है, कितना टाइम लगता है उसमें 24 आवर्स, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. और साथ में सीजन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, मेकिंग एन एंगल 23.5 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन. Here the answer will be option A. In the next question, Earth axis of rotation is tilted at an angle of approximately. अभी हमने बात करी है कि अर्थ अपनी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वर्टिकल प्लेन के साथ. आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली. अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर हो जाएगा 24 आवर्स. अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा होता टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उस केस में हमारा आंसर बनता 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 सेकेंड्स 48 मिनट 45 सेकेंड्स. तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द अपरेंट पाथ ऑफ सन इन द स्काई ओवर द कोर्स ऑफ ईयर इज कोल्ड. हमें पता है कि मून जो है अर्थ के अबाउट रोटेट करता है, मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है, हमारी अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है. ऐसे ही सन भी रिवॉल्व करता है और एक साल में जो वो पाथ कवर करता है, उस पाथ के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ एक्लिप्टिक. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन मीन्स दैट इट इज़ क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग विच ऑफ द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पेरिहीलियन. तो उस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, When it is summer in the southern hemisphere, which season is in the northern hemisphere? तो ये हमेशा अपोजिट चलते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर है तो साउदर्न में विंटर होगी, अगर साउदर्न में समर है तो नॉर्दर्न में विंटर होगी. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ विंटर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द चेंज इन द सीजन ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर सीजन्स क्यों बदलते हैं? उसका रीज़न होगा हमारे पास दैट अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, जिस वजह से सीज़न बनते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन कर रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास ए, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, द लॉन्गर डे ऑफ ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओकर ड्यूरिंग विच सीजन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन से सीज़न में आता है? वो आता है हमारे पास 21 मार्च, दैट इज़ इन समर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च में गर्मियाँ होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What is the term for the point in Earth orbit when it is close to the sun? जब अर्थ सन के अबाउट घूमते घूमते बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगी तो अर्थ के उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पेरिहीलियन. व्हेन इट इज़ क्लोज, जब बिल्कुल पास में होगी तो उस पॉइंट का नाम होगा पेरिहीलियन. और जब सन से बिल्कुल दूर चली जाएगी अर्थ
अपने पाथ पे रिवॉल्व करते करते, तो उस मैक्सिमम दूरी पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एपीहीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, द पीरियड इट टेक फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज। टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन के अबाउट रिवॉल्व करने में एक प्लैनेट को कितना समय लगता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं भाई? एक साल कंप्लीट लगता है। अब ये साल डिफर करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। अर्थ के ऊपर एक साल का मतलब है 365 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर इन आवर सोलर सिस्टम? दैट विल बी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल अराउंड द अर्थ रोटेट अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ के ऊपर जो हम मान के चलते हैं, दैट अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल विल बी नोन एज एक्सिस। और अगर हम ऑप्शंस के साथ जाएं तो एक ऑप्शन है यहाँ पे इक्वेटर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में पूछी गई है वर्टिकल लाइन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। प्राइम मेरिडियन का रोल होता है ओनली फॉर टाइम, तो आंसर हो जाएगा एक्सिस। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स ओकर? वर्नल इक्विनॉक्स होता है मार्च में और ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है सितंबर में। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेलेस्टियल। हिंदी में मतलब होगा पूजनीय। तो इस क्वेश्चन में सेलेस्टियल बॉडीज़ का मोशन कौन सा नहीं होता? हमें पता है कि वो रोटेट करती हैं, ऑसिलेट भी करती हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं, बट लीनियर मोशन होता तो हमें प्लैनेट्स दिखाई नहीं देते, मून हमें दिखाई नहीं देता, तो लीनियर मोशन नहीं देखने को मिलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फिनोमिना वेयर द सन अपीयर्स टू बी एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ईच डे इज कॉल्ड, दैट इज सोलर नून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम रोटेट्स इन इट्स एक्सिस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट ऑफ द प्लैनेट? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे 8 प्लैनेट्स में से जो अपोजिट चलता है मोस्ट ऑफ द प्लैनेट से, वो होगा हमारे पास वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, What is the name of the point in the planet's orbit where it is farthest from the sun? तो ये हमने अभी डिस्कस करा है, वो पॉइंट होगा एपीहीलियन। जब कोई प्लैनेट सन से बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा तो उस पॉइंट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एपीहीलियन। और अगर पॉइंट पास में है तो पेरीहीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ retrograde motion where a planets appear to move backward in its orbit is explained by Ptolemaic मॉडल। ये आपको याद रखना है कि प्लैनेट्स का बैकवर्ड मोशन कौन से मॉडल ने एक्सप्लेन करा था। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? पहले 9 ग्रह मानते थे। ग्रह तो हिंदी में पृष्ठ के लिए अभी भी 9 ही हैं, लेकिन साइंस ने एक और रिफ्यूज़ कर दिया अभी मानने से, वो होगा हमारा प्लूटो। ये नहीं कि प्लूटो को निकाल दिया गया अभी कहीं छुपा दिया, उसको उधर से गायब कर दिया। प्लूटो तो अपनी जगह पहले की तरह ही रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हम प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते, वो ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट इन द अर्थ ऑर्बिट वेयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर is tilted farthest away from the sun is। क्वेश्चन कह रहा है
कि वो पॉइंट अर्थ जैसे रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करते करते जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से बिल्कुल दूर होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वो होगा हमारा समर सोल्स्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सरफेस। प्लैनेट सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाय आर स्क्वायर। m होता है मास ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। मास डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करेगा मास के ऊपर। यस, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट सेंटर, ये भी सही है। डेंसिटी भी करेक्ट है, बट नॉट ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फिनोमिना वेयर द मून कम्प्लीटली ब्लॉक द सन इज कॉल्ड। जब मून घूमते घूमते अर्थ और सन के बीच में आ गया और उसने सन की पूरी लाइट ब्लॉक कर दी कि वो अर्थ पे पहुंचे ना, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है वो पाथ कैसा होता है? वो होता है एलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू विच टू हेमिस्फीयर। इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस नहीं मिलती? ये इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये चारों गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, इसको इग्नोर करके आगे चलते हैं। द अपरेंट रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट इज caused बाय द eccentricity ऑफ द planet's orbit. In the next question, which celestial body is known as red planet? That is Mars. लाल ग्रह कहते हैं हम मार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट वेयर इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद होगा। 28th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? इक्वेटर बिल्कुल नहीं होगी, इक्वेटर तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है अर्थ को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं होगी क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है। फिर बात आती है प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोनाउंस सिस्टम ऑफ रिंग्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आंसर विल बी सैटर्न। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the point in a planet orbit where it crosses the plane of solar system? That term is ascending node. In the next question, the study of motion of celestial bodies and forces that affect them is known as. द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी और जो भी फोर्सेस वहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, कैसे इंटरेक्शन है प्लैनेट्स के बीच में, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज ऑफ मून। फेज ऑफ मून में क्या नहीं आएगा? लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फिनोमिना वेयर सन अपीयर्स टू बी डायरेक्टली ओवरहेड at noon along Tropic of Cancer is known as।
समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस के दौरान हमें लगता है या लगता नहीं है, एक्चुअल में सन रेज डायरेक्टली फॉल हो रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट सिमिलर लेंथ ऑफ डे टू अर्थ। अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो दिन है 24 घंटे का, किस और प्लैनेट के ऊपर ये दिन 24 घंटे का कौन से प्लैनेट पे होता है? ऐसा होता है कि वहाँ पर भी दिन वही 24 घंटे का वो प्लैनेट है हमारे पास वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रीजन ऑफ स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और अ स्टार। What is the term for the region of the space where the planet can stay in orbit around this or a star? The term will be thermosphere. In the next question, the gravitational force between two objects is stronger when? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स स्ट्रोंगर कब होती है? Gravitational force is directly proportional to mass. You have studied. So, when objects have more mass. Answer will be option C. Moving on to next question, which of the following is not a terrestrial rocky planet in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में कौन सा प्लैनेट नहीं आता? आंसर हो जाएगा सैटर्न। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल मीन्स जिस प्लैनेट के ऊपर रॉक्स पाई जाती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉजेज द मून टू हैव फेजेस सच एज क्रिसेंट, गिबस, क्वार्टर, दैट इज द चेंजिंग एंगल बिटवीन द सन, अर्थ एंड मून। क्योंकि एंगल चेंज करता है जिस वजह से सन के मून के फेसेस दिखाई देते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। कौन से प्लैनेट के ऊपर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं? हाई होगा दिन में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस। डाउन जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, -200 डिग्री सेल्सियस। ऐसा देखने को मिलता कौन से प्लैनेट पे? दैट इज़ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज एक्सप्लेन बाय। सेलेस्टियल बॉडी का मोशन एक्सप्लेन किया था केपलर ने। केपलर के सेलेस्टियल बॉडी का जो पाथ है, टाइम पीरियड है, उसके लिए फॉर्मूलेस दिए थे केपलर ने, बट स्टार्टिंग करी थी न्यूटन ने। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद केपलर की बात होती है। सबसे पहले न्यूटन इन्वॉल्व हुआ था ग्रेविटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट इन अ प्लैनेट ऑर्बिट वेयर इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन दैट इज़ एपिहीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्लिप्स। कौन सा एक्लिप्स नहीं होता? दैट इज प्लैनेटरी एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको इसका आंसर याद होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पॉइंट वेयर द सेलेस्टियल स्फीयर डायरेक्टली अबव एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द जेनिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है जो पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मून्स। कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं, जो साइज़ में सबसे बड़ा है? तो वो होगा हमारा जुपिटर। जुपिटर के पास मून सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना वेयर अ प्लैनेट और मून passes between sun and earth casting a shadow on the earth surface। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जिसमें अर्थ और सन के बीच में कोई भी प्लैनेट आ जाए या फिर कोई मून आ जाए, तो उस
फिनोमिना के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रांजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अलग द शिफ्ट इन द पोजीशन व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। हम अपनी पोजीशन चेंज करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हुई हुई मिलती है, किसकी वजह से, पैरालैक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है कि हमें स्टार की अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, वो किस वजह से है, स्टार की अपरेंट पोजीशन की बात नहीं हो रही यहाँ। जब हम स्टार की अपरेंट पोजीशन पढ़ते हैं तो ऑब्जर्वर की पोजीशन सेम रहती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जो एक्चुअल पोजीशन में शिफ्ट आता है उसको हम पढ़ते हैं पैरालैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये भी हो जाएगा हमारा जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फेट्स ऑफ स्टार, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स एज अ होल इज नोन एज। द आंसर इज कॉस्मोलॉजी।